students. In this video we are going to start the GIT biochem. So in the GIT biochem we have the carbohydrate metabolism. So starting with the carbohydrate metabolism, the first topic is the glycolysis. First of all, we should be clear what is glycolysis, what about the word glycolysis. It has two words, one is the lysis, other one is the glyco. Glyco means sugar and lysis means breakdown. So it is a breakdown of sugar. शुगर की ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. नाउ ग्लाइकोलाइसिस टू टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक. वैसे तो इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती कि हम इसे एरोबिक कहें या एनारोबिक कहें. इसकी जो प्रोडक्ट होती है दैट्स पायरुवेट हम पढ़ेंगे. इसकी प्रोडक्ट पायरुवेट है. अभी पायरुवेट जब प्रोड्यूस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप होता है जिसमें जो NADH है, NAD है वो NADH में कन्वर्ट होता है. सो अभी इस NADH को वापस NAD में कन्वर्ट करने के लिए ताकि वो नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करे तो हमें जो कैरियर चाहिए होता है तो पायरुवेट जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. अगर ऑक्सीजन है तो ये पायरुवेट अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और हमारे पास जो NAD है वो रीजनरेट होगा. इन दिस वे ये एसिटाइल कोआ में कन्वर्ट होके हमारे NAD जनरेट होगा और ये ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा. अगर ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है तो ये NAD को रीजनरेट करने के लिए एक अल्टरनेटिव यूज़ करेगा और ये वो अल्टरनेटिव क्या होता है कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में और अगेन द NAD हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा. सो अगर ऑक्सीजन है तो ये एसिटाइल कोआ में कन्वर्ट होकर NAD रीजनरेट कर रहा है. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये NAD पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होकर NAD रीजनरेट कर रहा है. तो ये जो स्टेप है जो लैक्टेट जनरेट कर रहा है ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है और जो एसिटाइल कोआ ऑक्सीजन की रिक्वायरिंग है वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है. ग्लूकोज को सेल में एंटर होने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. सो ग्लूकोज एंट्री इन सेल. Glucose entry in cell. To enter the cell, glucose need two transport. One is the active transport, other is the facilitated diffusion. Facilitated diffusion is the type of the passive transport. So glucose need two transport mechanism. One is active transport, another is facilitated diffusion. Active transport is usually sodium dependent. So we call it as the sodium and ATP dependent or sodium and energy dependent transport, and this is the sodium independent energy independent transport. This is the facilitated diffusion. Now first talk about the facilitated diffusion. As we know that what is the definition of the facilitated diffusion? It is the movement of the glucose or any other molecule from the region of the higher concentration to the region of the lower concentration with the help of carrier protein. So now here what carrier protein are used? The carrier protein that's called glucose transporters. Glucose transporters यूज़ होते हैं उस जो कैरियर एज अ कैरियर प्रोटीन और वो मालिक्यूल को ग्लूकोज मालिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. सो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो हैं वो टोटल 14 डिस्कवर हो चुके हैं. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टोटल 14 है दैट आर येट डिस्कवर्ड. सो डिफरेंट टिश्यूज़ में ये टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं. डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर डिफरेंट टिश्यूज़ में होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो होता है वो RBCs में होता है और ब्लड ब्रेन बैरियर में होता है. ब्लड ब्रेन बैरियर और RBC में होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो 2 होता है वो इन द लिवर, किडनी एंड बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास. एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो 3 होता है वो इन द केस ऑफ न्यूरॉन्स होता है. एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 या ऑल मसल्स, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड एडिपोज टिश्यूज. और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो 5 होता है वो फ्रक्टोज की ट्रांसपोर्ट करवाता है. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट. और ये सेमिनल वेसिकल में होता है. नाउ ग्लूकोज फॉर द glucose entry in the cell, it is through the facilitated diffusion, and facilitated diffusion need the carrier that's act as a protein, and the carrier protein are the glucose transporter. There are the various type of the glucose transporter, yet 14 are discovered.
So they are very, very tissue specific. Like glucose transporter 1 is found in the RBCs in the blood-brain barrier. Glucose transporter 2 is found in the liver, kidney, and pancreas. And glucose transporter 3 is found in the neuron, and 4 in the all muscle and adipose tissues. And glucose transporter 5 is found in the fructose and seminal vesicles. Now, these glucose transporter 1, 3, and 4. These glucose transporter, they are responsible to only uptake glucose. जो ग्लूकोज को सिर्फ अपटेक करवाना है ब्लड से, यानी आरबीसी भी सिर्फ ग्लूकोज को अपटेक करेगा ब्लड से. ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो भी ब्रेन को ग्लूकोज जो सप्लाई होगा वो भी सिर्फ अपटेक होगी. और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 ऑल मसल को भी सिर्फ ग्लूकोज सप्लाई होगा ब्लड से और एडिपोज टिश्यूज़ को भी. अनलाइक जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 होता है वो अपटेक भी करवाता है और सप्लाई भी करवाता है ब्लड को. अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो वो अपटेक करेगा लिवर में ज़्यादा ग्लूकोज आएगा और ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होगी. अगर ग्लूकोज ब्लड में कम है तो वो अपटेक भी करेगा और उससे सप्लाई भी करेगा. सो लिवर का जैसे काम होता है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो अपटेक भी कराता है और सप्लाई भी कराता है ग्लूकोज ब्लड से. और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, 3 and 4 only uptake of the glucose. Now these are very tissue specific and various functions. Now glucose and also there the glucose transporter, some glucose transporter depend upon the insulin to enter the glucose in the cell, and other do not use insulin. So only glucose transporter 4, that is found in all type of muscles and adipose tissues, use insulin. This is insulin dependent, while glucose transporter 1, 3, 4 and 5 do not need insulin to enter in the cell. So diabetes mellitus जो होती है उसमें कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ज़्यादा अफेक्टेड होगा, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है. देन अनदर जो ट्रांसपोर्ट थी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी, एंड दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ सोडियम ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट. It need ATP and sodium. This is the secondary active transport. Secondary active transport, it means the energy is derived from the gradient of secondary active transport. Energy is derived from the gradient of the sodium. Secondary active transport, and ये usually जो होती है वो PCT proximal converted tubule of the kidney में होती है और intestinal cells में होती है जहाँ ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है during digestion. So PCT of the kidney, proximal converted tubule of the kidney और intestinal cells में सोडियम and ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होती है. दैट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड इसमें ग्लूकोज मूव करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ATP. और PCT इंटेस्टिनल सेल और आल्सो ब्लड ब्रेन बैरियर का एक पार्ट होता है कोरॉइड पैलेक्स. कोरॉइड पैलेक्स इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर. उसमें भी सोडियम एंड ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होती है. और PCT और इंटेस्टिनल सेल, ये ग्लूकोज की सेल में एंट्री थी. मेन पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. द मेन पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज द 2 phases. One is the energy investment phase, and other is the energy generation phase. टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जिसमें जो 5 रिएक्शंस होते हैं उसमें ATP यूज़ होगी, सो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है. और जो रिमेनिंग 10 रिएक्शंस हैं उनमें ATP एनर्जी रीजनरेट होगी. सो दिस इज एनर्जी रीजनरेशन फेज. नाउ द मेन स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, जो 10 रिएक्शंस है वो अभी हम पढ़ेंगे. इनकी जो एंजाइम मेन है वो भी हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उनमें डिस्कस करेंगे, और जो उनकी रेगुलेशंस है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे. अभी आप सिर्फ स्टेप समझें और उसको जो एंजाइम है वो थोड़ा याद करें बस. पहले हमारे पास ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में. ये फास्फोरिलेशन पाथवे है. फास्फेट ऐड हो रहा है 6 कार्बन पे. 6 का मतलब है 6 कार्बन पे फास्फेट ऐड हो रहा है. नाउ फास्फोरिलेशन क्यों होती है? फास्फोरिलेशन इसलिए होती है कि जो एक तो ग्लूकोज है हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करने के लिए हम थोड़ा उसे अनस्टेबल करेंगे तभी वो ब्रेक होगा. सो ग्लूकोज को अनस्टेबलाइज करने के लिए पहले तो फास्फोरिलेशन होगी. और दूसरा रीज़न ये होता है कि फास्फोरिलेशन इसलिए होती है कि जब फास्फेट ऐड हो जाता है तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास कोई चैनल नहीं होता फास्फेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एक सेल से दूसरी सेल तक नहीं जा पाएगा और वो ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी. सो इस वजह से हम फास्फोरिलेशन करते हैं. सो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में. यहाँ पे एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज. इसकी
यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, इसकी इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है और इसकी 4 फॉर्म्स हैं और इसकी रेगुलेशन भी होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो आपको परेशान नहीं होना। सो ग्लूकोज 6 फास्फेट नाउ हमारा बन गया, अब इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। सो ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फ़र्क होता है? सिंपल एक कार्बन पर फ़र्क होता है। सो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। सो अंडरस्टूड बात है कि आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होगा जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। नाउ फ्रक्टोज 6 फास्फेट, सो फ्रक्टोज 6 फास्फेट अभी बन गया फ्रॉम ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। अभी यहाँ एक और फास्फेट ऐड हो गया। ये जो स्टेप में आप देख रहे हैं कि फास्फेट ऐड हो रहा है, ये फास्फेट डोनर कौन है? ये फास्फेट डोनर एटीपी है। सो एक एटीपी यहाँ यूज़ होगी, एटीपी यूज़ होगी, इससे फास्फेट मिलेगा और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में, और एक एटीपी यहाँ यूज़ होगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में। तो ये फास्फेट एटीपी दे रहा है। और जो एंजाइम यूजुअली फास्फोरिलेशन के लिए होता है, जो जहाँ पे एटीपी से वो एटीपी से रिलेटेड होगा, जब भी वो एंजाइम आएगा तो यहाँ तो एटीपी ज़रूर यूज़ होगी, वो काइनेज होता है। तो काइनेज वर्ड की मतलब ये है कि ये फास्फोरिलेट कराता है और फास्फोरेट जब भी होगी तो वो एटीपी फास्फेट देगा। सो यहाँ पे एक एटीपी यूज़ हो रही है और एक एटीपी यहाँ पे यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। डाई और बिस में क्या फ़र्क होता है? जो डाई होता है वो फास्फेट हो बट वो एक ही कार्बन पे हो, लाइक 1,1 डाई फास्फेट, 1,1 हम डाई फास्फेट कहेंगे। अगर फास्फेट तो है एक कंपाउंड में, पर अलग अलग कार्बन पे लाइक 1 और 6 तो हम बिस फास्फेट कहेंगे। सो ये फ़र्क होता है। सो फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। ये मालिक्यूल हाईली अनस्टेबल मालिक्यूल है, ये ब्रेक होगा। अभी जो ग्लाइकोलाइसिस का नेम है ना, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, वो यही स्टेप है। इस स्टेप की वजह से ही हम ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस व्हाई? बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट इनटू 2 कंपाउंड्स। ये ब्रेक डाउन का स्टेप है जिसकी वजह से नेम है। सो यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम यूज़ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो मैंने सर्कल कर दिए हैं। एक हेक्सोकाइनेज है जो हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा, और एक फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है जो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। 1 क्यों कहते हैं, 2 क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। एल्डोलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको माइंड में होना चाहिए कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कन्वर्ट होगा DHAP में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट में। नाउ इसे यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो एल्डोलेज है। अभी जो डाइहाइड्रोएक्सीटोन फास्फेट है, ये आगे जाकर ग्लाइसरॉल भी प्रोड्यूस कराता है। तो ये स्टेप है जो ग्लाइकोलाइसिस को लिपिड मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज DHAP ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होगा और ग्लाइसरॉल ऐसे टेक सेंसिस कराएगा जो लिपिड है। तो ऐसे ये स्टेप ग्लाइकोलाइसिस को लिपिड सेंसिस से कनेक्ट करवाता है। तो ये और DHAP और ग्लाइसराइड 3 फास्फेट एक दोनों के आइसोमर्स होते हैं। सो DHAP कन्वर्ट होगा ग्लाइसराइड 3 फास्फेट में, एक ग्लाइसराइड 3 फास्फेट खुद बना और एक इससे बना। सो इसी तरह 2 ग्लाइसराइड 3 फास्फेट के मालिक्यूल हो गए। सो इसके 2 मालिक्यूल होते हैं। नाउ ग्लाइसराइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फास्फेट में। ये डीहाइड्रोजिनेस स्टेप है, और जब भी डीहाइड्रोजिनेस स्टेप होती है हमारे NAD प्रोड्यूस होती है, NADH प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज अ डीहाइड्रोजिनेज स्टेप। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगा ग्लाइसराइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, और ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में। अगेन 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3 फास्फोग्लिसरेट में। अभी एक जो फास्फेट हो वो रिमूव हो गई। जब भी फास्फेट रिमूव होगी तो ATP जनरेट होगी। तो एक यहाँ पे ATP जनरेट होती है, यहाँ पे ATP जनरेट होती है। और ये 2 मालिक्यूल्स हैं तो 2 ATP जनरेट होंगी। यहाँ ये भी 2 मालिक्यूल्स हैं, जो भी 2 मालिक्यूल्स हैं, तो 2 मालिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट वुड बी कन्वर्ट टू 3 फास्फोग्लिसरेट और 2 ATP हमारे पास मिलेंगी। ये जी रीजनरेशन फेज चल रहे हैं। पहले जो ATP यूज़ हो रही थी अभी प्रोड्यूस हो रही है। तो 3 फास्फोग्लिसरेट वुड बी कन्वर्टेड टू 2 फास्फोग्लिसरेट। नाउ इन दोनों में सिर्फ जो फ़र्क है वो ये फ़र्क है कि फास्फेट इस पर 3 कार्बन पे था, इस पर 2 कार्बन पे था। तो ये आइसोमराइजेशन है और म्यूटेज और आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होगा। नाउ 2 फास्फोग्लिसरेट अभी कन्वर्ट होगा फास्फोइनोल पायरुवेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो एनोलेज होता है। एनोलेज थोड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से कि इसको जो कोफैक्टर यूज़ होता है, इसका कोफैक्टर वो मैग्नीशियम होता है, और इसको जो इनहिबिट करता है वो फ्लोराइड करता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करनी है। इस वजह से ये एंजाइम आपको याद करना है। फ्लोराइड इसको इनहिबिट करता है, इनहिबिटेड बाय द फ्लोराइड एंड एक्टिवेटेड बाय द मैग्नीशियम। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारी जो टूथपेस्ट होती है उसमें फ्लोराइड होता है, और फ्लोराइड जो होता है वो बैक्टीरिया जो हमारे ओरल कैविटी में बैक्टीरिया होते हैं
उनकी ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगी। जब उनकी ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो टूथपेस्ट होती है उसमें हम फ्लोराइड देते हैं, तो ताकि उन जो ग्लाइकोलाइसिस ओरल कैविटी ग्लाइकोलाइसिस जो हो रही है बैक्टीरिया में, जो ओरल कैविटी में उनकी ब्लॉक हो जाए और बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो ना करें और डेंटल केरीज ना हो। तो डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लोराइड देते हैं टूथपेस्ट में। वो कौन सा स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करती है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट नहीं कन्वर्ट हो सकेगा फास्फोइनोल पायरुवेट में। नाउ द फास्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा 2-पायरुवेट में। दिस इज द लास्ट स्टेप। एंड अगेन यहाँ पे भी एक जो ATP जनरेट होगी। सो 2 molecules of ATP आर आल्सो जनरेटेड हियर। सो अगेन जो 2-phosphoenol pyruvate would be converted to 2 molecules of the pyruvate. This is the last product in immediate ultimate product of the glycolysis, that's the 2 molecule of the pyruvate। और जो pyruvate kinase, ये pyruvate kinase भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। उसकी डिफिशियंसी भी कुछ एनीमिया करवाती है, सो हम भी इसे भी अलग पढ़ेंगे। एक्सोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज ये रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं और इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। नाउ द नेट ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन है वो नेट ग्लाइकोलाइसिस। हमारे पास क्या था? ग्लूकोज था, ग्लूकोज का एक मालिक्यूल था। देन हमारे पास क्या था? NAD था। देन हमारे पास अभी नेट ग्लाइकोलाइसिस में क्या दिया हमने? ग्लूकोज दिया, दो NAD दिए ऐसे। नाउ हमारे ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट्स और क्या थी? और ATP भी थी, 2 molecules of ATP जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में यूज़ हुई। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, उसमें ATP यूज़ हुई और फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में। सो 2 molecule of ATP यूज़ हुई, 2 NAD यूज़ हुए और 1 ग्लूकोज। नाउ प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलाइसिस की? नेट प्रोडक्ट। ये ग्लूकोज है वो 2 molecule of पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, 2 molecule of पायरुवेट ग्लूकोज। और जो NAD है वो 2 NADH में कन्वर्ट हो गए, NADH में कन्वर्ट हो गए। और ATP हमने यूज़ कितनी की? 2। और हमारे जो प्रोड्यूस कितनी हुई? वो 4 हुई। तो नेट ATP कितनी हुई ग्लाइकोलाइसिस की? नेट वो 2 ATP हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेट ग्लाइकोलाइसिस, जो रिक्वायरमेंट थी और प्रोडक्ट क्या बने। इट्स ऑल अबाउट द मेन पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। नाउ इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द सम क्लिनिकल कोरिलेशन रिलेटेड टू द पायरुवेट काइनेज and phosphofructokinase and their regulation, how they are regulated in the well-fed state, or how they are regulated by long-term hormonal controlation. So inshallah in the next video. Thank you.